हेलो गाइज, मैं श्रवण कुमार गुप्ता आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम की पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का टॉप 20 क्वेश्चन को। और सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन को भी डिस्कशन भी हम करते चलेंगे ताकि कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। ठीक है, वैसे प्रश्न हैं जो एसएससी हो, पीसीएस हो, रेलवे, बीपीएससी हो, सारे गवर्नमेंट लेवल के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेसिक पीसीएस एग्जाम की जैसे बीपीएससी हो गया, यूपीपीसीएस हो गया, जेपीपीसीएस, सारे एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए ऐसे ही आपको हम पीडीएफ प्रोवाइड करा रहे हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन को भी फुली हम डिस्कशन करते चलेंगे। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो पसंद है डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों का आरक्षण दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 330 के अंतर्गत में यह दिया गया है। तो आइए इसके बारे में हम विशेष कुछ जानते हैं। संविधान के अनुच्छेद 330 के अनुसार, ठीक है, लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को जनसंख्या के अनुपात के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाता है। ठीक है, जैसा जनसंख्या होता है उसी के आधार पर इनका प्रतिनिधित्व दिया जाता है। अब बात आती है अनुच्छेद 331 के बारे में। ठीक है, तो यह अधिकार देता है कि लोकसभा में यदि अंगल भारतीय समुदाय का प्राप्त प्रतिनिधि नहीं है तो वह उक्त समुदाय के 2 प्रतिनिधित्व को मनोनीत किया जा सकता है। कब? अनुच्छेद 331 के अंतर्गत में। किनके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा 2 अंगल समुदाय को, जिसमें भारतीय सांसद में उनको प्रतिनिधित्व नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो देखते हैं राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। कितने? 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है और लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। वो कौन होते हैं? अंगल भारतीय समुदाय के लोग होते हैं। ठीक है, किस अनुच्छेद के अंतर? अनुच्छेद 331 के अंतर्गत है। किनके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। इन सभी बातों को देख ली। अब देखते हैं अनुच्छेद 332 के बारे में। तो अनुच्छेद 332 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 332 राज्य की विधानसभा में SC/ST वर्ग के लिए, जबकि वर्ग के सीटों का आरक्षण बताता है। ठीक है, और नेक्स्ट होता है अनुच्छेद 333। तो यह क्या बताता है? अंगल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 333 में। ठीक है, तो ऐसे 3-4 प्रश्न आसानी से बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नया क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। पोर्ट ब्लेयर में कोलकाता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच। पोर्ट ब्लेयर में कोलकाता हाई कोर्ट की जो सर्किट बेंच है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो न्यायिक क्षेत्र है उसी के अंतर्गत में आता है। तो आइए अब इसके बारे में कुछ विषय जान लेते हैं। भारत का क्या केंद्र शासित प्रदेश, इसका गठन कब होता है? 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ था। और राजधानी बात करते हैं, राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर इसका राजधानी है। और सबसे बड़ा शहर भी पोर्ट ब्लेयर ही है। ठीक है, और वहाँ पे वर्तमान में भी कौन सा उपराज्यपाल है? तो एडमिरल देवेंद्र वहाँ के वर्तमान में उपराज्यपाल है। ठीक है, और जनसंख्या की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे जनसंख्या है 3,80,581 वर्तमान में वहाँ की जनसंख्या है। और क्षेत्रफल देख लेते हैं, क्षेत्रफल है 8,249 वहाँ पे वर्ग किलोमीटर स्क्वायर वहाँ के क्षेत्रफल है। और जिले की संख्या देखते हैं, जिलों की संख्या मात्र 3 है। ठीक है, और राजभाषा वहाँ की है, तो राजभाषा हिंदी और अंग्रेजी 2 राजभाषा वहाँ की बहुत महत्वपूर्ण भाषा है। और भारतीय सांसद में जो सीटों की संख्या है वो मात्र 1 सीटों की संख्या है। ठीक है, देखते हैं उच्च न्यायालय का, कोलकाता उच्च न्यायालय का पीठ है जो पोर्ट ब्लेयर खंडपीठ है। ठीक है, तो चलिए इस बारे में हम देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र कौन सा न्यायालय करता है? ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है केरल हाई कोर्ट के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का न्यायिक क्षेत्र भी उसमें, उसका खंडपीठ भी इसमें स्थापित है। ठीक है, तो आइए अब केरल के बारे में कुछ अब जान लेते हैं, केरल हाई कोर्ट के बारे में। तो केरल हाई कोर्ट यह कहाँ पे स्थित है? एक कोचिंग में स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना की बात करें, यह स्थापना 1 नवंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और वर्तमान में करेंटली अभी वहाँ पे जो चीफ जस्टिस है, जो केरल हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश वो हैं एस मन्नी कुमार, वहाँ के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, तो इस वीडियो में इस बारे क्वेश्चन के बारे में पूरी तरह जान लीजिए। केरल हाई कोर्ट
केरल और लक्षद्वीप का हाई कोर्ट है। ठीक है, इसका कहाँ पे है, कोचिंग में है। ठीक है, और इसकी स्थापना की बात करते हैं, स्थापना 1 नवंबर 1956 को, और करंटली में वहाँ के मुख्य न्यायाधीश एस मन्नी कुमार है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इससे भी 3-4 क्वेश्चन आसानी से बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कौन बदल सकता है। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा सांसद कानून द्वारा, यानी सांसद में कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के जो जजों की संख्या है उसको बढ़ोतरी किया जा सकता है। तो इसके बारे में हम जानेंगे कब कब कितने कितने जो जजों की संख्या उसको बढ़ोतरी किया है, इसके बारे में पूरी डिटेल हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं कानून द्वारा, यानी सांसद को कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है, आप लोग विशेष जानते होंगे सांसद को कानून बनाने का अधिकार है, और सांसद कानून द्वारा जजों की संख्या बदल सकती है। और प्रारंभ में जो सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या थी वो कितनी थी, 7 थी। ठीक, और वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में 33 हो गई। पहले यह 1956 में 10 हो गई। ठीक है, और 1960 में 10 से बढ़कर 13 हो गई, और 1970 में यह 13 से बढ़कर 17 हो गई। ठीक है, और 1985 में यह 25 हो गई, जबकि वर्तमान में यह संख्या कितनी है, 30 से बढ़कर 33 हो गई है। ठीक है, न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी गई, जिसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जो संख्या है उसमें 30 से बढ़ाकर कितने, 33 कर दी गई है। ठीक है, तो अभी वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीशों की जो संख्या कितनी है वो 33 कर दी गई है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, इससे 2-3 प्रश्न आसानी से बनाए जा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और मान के चलते करंट अफेयर भी कैसे वर्ष 2019 में, जिसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ोतरी की गई है। तो ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए एक व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 वर्ष तक कार्य करना चाहिए। ठीक है, किसी भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के रूप में कार्य करने कम से कम उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक कार्य करना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो जज बनने के लिए उनकी योग्यता, व्यक्ति कम से कम 10 वर्ष तक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका होना चाहिए। ठीक है, तभी वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लायक हो सकते हैं, उनकी योग्यता उतना ही हो सकती है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, दिल्ली को एनसीटी यानी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर रहेगा 69वां संविधान संशोधन के द्वारा यह बनाया गया है। तो आइए अब 69वां जो संविधान संशोधन है उसके बारे में हम पीछे जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं 69वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1991 में। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न 69वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1991 में, जिसके अंतर्गत दिल्ली को विशेष केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था, यानी एनसीटी को, की स्थापना 1 फरवरी 1992 को पूर्ण हुई थी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। भारत में 3 स्तरीय पंचायती जो प्रणाली है कितनी जनसंख्या के ऊपर वाले राज्यों में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 20 लाख से जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायती समिति है। ठीक है, कितनी, 20 लाख से ऊपर वाले में। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ विषय जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं जो त्रिस्तरीय जो पंचायती समिति है उसमें कौन कौन सा होता है, ग्राम पंचायत होता है। कौन, ग्राम पंचायत होता है, पंचायत समिति होता है, ठीक है, और जिला परिषद होता है। त्रिस्तरीय पंचायत समिति सर्वप्रथम इसका कहाँ से हुआ, नागौर राजस्थान से इसका शुभारंभ हुआ था। किनकी, कौन समिति, बलवंत राय मेहता समिति के दौरान, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा सर्वप्रथम पंचायती राज त्रिस्तरीय का उद्भव किया गया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत में एक राज्य कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कथन दिया हुआ है। कथन 1 में है, राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। 2 है, राज्य की वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण परिषद होता है। नेक्स्ट है, राज्य की सभी कार्यकारी निर्णय को मुख्यमंत्री के नाम पर ही लिया जाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न क्या कर रहा है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो कथन सही है, 1 और 2 कथन सही है। राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, राज्यपाल में निहित होती है, जबकि राज्य के वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण परिषद में निहित होती है। ठीक है, ये जो 3 नंबर ऑप्शन ये बिल्कुल गलत है। राज्य के सभी कार्यकारी निर्णय मुख्यमंत्री के नाम पर होते हैं, नहीं, मुख्यमंत्री के नाम पर नहीं होते, बल्कि राज्यपाल के नाम पर भी किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे में
इस यह गलत आंसर होगा। इसका राइट आंसर होगा केवल ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटा सकता है। तो कौन हटा सकता है? राज्य का विधानसभा हटा नहीं सकता है, जब सांसद भी नहीं हटा सकता है तो राष्ट्रपति उनके कार्यकाल पद से हटा सकता है। तो राष्ट्रपति जो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री के सलाह से राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और राज्यपाल जो होते हैं राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। तो इससे यह स्पष्ट बनता है कि राष्ट्रपति ही राज्यपाल को हटा सकते हैं, कार्यकाल से हटा सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया लॉजिकल प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की निम्नलिखित आधारित जो भाषा है पर विचार करें। ठीक है, तो दिया हुआ है 1 में सिंधी और नेपाली, 2 में कोनकी और मणिपुरी, 3 में बोडो और संथाली, 4 है संथाली और कोनकी और 5 में डोगरी और मैथिली। तो क्या कर रहा है? वर्ष 2003 में 92वें संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं को शामिल की गई थी? तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इससे आराम से 2-3 प्रश्न बन जाए, तो इसको हम विशेष चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया। सिंधी भाषा को 1967 में जोड़ा गया था। कब? 1967 में। अब बात करते हैं कोनकी के और मणिपुरी और नेपाली। कोनकी, मणिपुरी और नेपाली इसको कब जोड़ा गया था? 1992 में। कब? 1992 में इसको जोड़ा गया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 2003 का रहा है। 2003 में कौन कौन सी भाषा को जोड़ा गया था? तो उसमें था बोडो और संथाली और डोगरी और मैथिली। इन दोनों को, इन चारों भाषाओं को वर्ष 2003 में 92वें संविधान संशोधन के 8वीं अनुसूची में इन भाषाओं को शामिल किया गया था। ठीक है, तो इसको आप लोग आसानी से समझ सकते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 और 5, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन? वर्ष 2003 में जोड़ा गया था किसे किसे? तो बोडो और संथाली और डोगरी और मैथिली को वर्ष 2003 में जोड़ा गया था, यानी 92वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में इसे शामिल किया गया था। ठीक है, तो इसमें सारे क्वेश्चन को हम पूरे अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, बाय, जय हिंद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाले सारे वीडियो को अब तक मिलता रहे। ओके, बाय, जय हिंद।